हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड फूड? तो फूड हमें क्यों जरूरी है? वी रिक्वायर फूड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेल्थ एंड एनर्जी। तो फूड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंस्ट्रेंट ऑफ द फूड? तो फूड की कंस्ट्रेंट क्या क्या है? द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, अब देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन सोर्स होता है सीरियल्स। सीरियल्स में कौन कौन से सीरियल्स आ जाएंगे? जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करना। इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पल्सेस, सभी दालें, जितनी भी दालें हैं वो किसके सोर्स होती हैं? प्रोटीन के सोर्स होती है। जैसे कि ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी एंड लिंटल। नेक्स्ट इज ऑयल्स एंड फैट। तो ऑयल्स और फैट भी क्या है? फूड का ही कंस्ट्रेंट होते हैं। और ऑयल और फैट से हमें क्या मिलता है? कहाँ से मिलता है? ये हमें कहाँ से मिलता है? सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड, लिंसेल एंड सनफ्लावर। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ऑयल हमें इन्हीं सब प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट इज वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वाइटामिन एंड मिनरल्स हमें वेजिटेबल से, स्पाइसेस से एंड फ्रूट से मिलते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन? तो हमें फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों है? तो रीजंस देख लेते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है फूड ग्रेन की। नेक्स्ट, फूड ग्रेन अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें लैंड भी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज, जितनी भी लैंड हमारे पास है उसमें हमने क्या कर रखा है? उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कर रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर? तो वो सोल्यूशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यही है चैप्टर, इसी के बारे में है चैप्टर कि कैसे हम अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो क्या क्या एफर्ट्स लिए गए फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? द फर्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट इज white revolution. It lead to better and more efficient use as well as availability of milk. तो white revolution मिल्क को बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए किया गया था। तो इसके रिजल्ट्स क्या रहे? रिजल्ट्स कॉज डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन रेवोल्यूशन तो अच्छे थे, सही भी किए, पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? द प्रॉब्लम इज, इससे क्या होने लगा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज होने लगा। और क्या हुआ? डिस्ट्रॉय नेचुरल बैलेंस, जिससे क्या होने लगा? नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा। तो फिर हमारे पास एक, हम वहीं पे आ गए कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा फिर? The solution is, the answer for the problem is sustainable practice in agriculture and animal husbandry. तो इस सभी प्रॉब्लम का एक ही आंसर है, वो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और ये चैप्टर भी इसी के बारे में है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मिक्स फार्मिंग करना, इंटरक्रॉपिंग करना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये सभी किसके अंदर आते हैं? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन एंड क्रॉप। तो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड क्रॉप क्या इंटररिलेटेड है? क्या उनमें कोई रिलेशन है?
तो देखते हैं, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, हर एक क्रॉप को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है एंड फोटो पीरियड चाहिए होता है। किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया है फोटो पीरियड, इसको हम लोग अभी समझते हैं कि क्या है फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। तो फोटो पीरियड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है। ये किस में हेल्प करती है? जो कि रिक्वायर होती है प्लांट को, किस लिए? ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। अब ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइट पीरियड की जरूरत होती है। कोई कुछ प्लांट्स को ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की, कुछ प्लांट को कम ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की। इसी बेसिस पे क्या होता है, हम लोग प्लांट्स को भी डिवाइड करते हैं। ये सब चीजें आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। तो आई होप आपको फोटो पीरियड समझ में आ गया है। तो फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो लाइट की वो ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड फ्लावरिंग के लिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये टर्म तो बहुत फेमिलियर है, सभी लोगों को पता होगा। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। अच्छा, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमने सीजन के बेसिस पर दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहली क्रॉप है खरीफ क्रॉप, नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो जो भी क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं, लगाते हैं, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। वहीं पर रबी क्रॉप को कब लगाते हैं हम लोग? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप। तो जो भी क्रॉप को हम लोग विंटर सीजन में लगाते हैं, उसको हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। अच्छा, कौन से मंथ में लगाते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप को? तो जून से लेके अक्टूबर मंथ में। रबी क्रॉप के लिए क्या मंथ है? मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल तक। अच्छा, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल में कुछ आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे कि पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज एंड कॉटन। यहाँ पर रबी क्रॉप के एग्जांपल्स जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको एक फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप दिखाई हुई है, जैसे कि मेज हो गया, सनफ्लावर हो गया, पी हो गया, चिकपी हो गया, और भी क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स हो सकती हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। अच्छा, प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग। तो हमारे जब हम लोग को फार्मिंग करनी होती है तो क्या क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। तो इसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज होती है द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। अगर मुझे फार्मिंग करनी है तो पहले मैं क्या करूंगी, जिस भी क्रॉप को मुझे उगाना है तो मैं उसके लिए पहले क्या करूंगी, सीड चूज करूंगी कि कौन सा सीड चाहिए, कौन सा वाला सीड अच्छा है, कौन से सीड से मुझे हाई यील्ड मतलब मेरी प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो मैं उस सीड को चूज करूंगी, इससे मुझे हाई यील्ड मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होती है द न्यूट्रिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। अच्छा, अब मैंने अपना सीड तो लगा दिया, अब सीड को मुझे क्या करना है, वाटर देना है, उसको मिनरल्स देने हैं, उसको फर्टिलाइजर देना है, उसको मैन्योर देना है, सब कुछ उसे देना है, प्रोवाइड करना है, मतलब बेसिकली उसको मुझे ग्रो कराना है। तो ग्रो होगी मेरी स्टेज 2 के अंदर। मैं क्या करूंगी, ग्रोथ के लिए मैं उसके सारे फैक्टर्स दूंगी उसको। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोथ, ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। ठीक है, अब क्या है, मेरी क्रॉप काफी अच्छी ग्रो हो गई है, उग गई है, तो अब क्या करना है, मुझे अपनी क्रॉप को बचाना है कि कोई नहीं तो कोई पेस्ट मेरी क्रॉप को हार्म ना कर दे, या कोई और एनिमल मेरी क्रॉप को खा ना जाए, तो इससे मुझे बचाना है। और क्या करना होता है, या फिर मैंने जब मेरी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है, मतलब मेरे पास मेरे क्रॉप को मैंने मतलब हार्वेस्ट कर लिया है, तो अब मैंने उसे स्टोर करा है, तो स्टोर करते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने स्टोर करी है अपनी क्रॉप सीड जो मैंने स्टोर करे हैं, कहीं उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से वो खराब ना हो जाए, या फिर कोई रैट या फिर कोई इंसेक्ट खराब ना कर दे, तो ये भी प्रोटेक्शन के अंदर ही आता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं फार्मिंग में इन्वॉल्व होती हैं यही 3 स्टेजेस। Next is major group of activities for improving crop yield can be classified as। तो कुछ एक्टिविटी जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, तो पहली होती है द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की वेराइटी के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि जो सीड मैं यूज कर रही हूँ वो ऐसा सीड हो जिससे क्या हो, हाई यील्ड आए मेरे पास। तो मैं क्रॉप वेराइटी में इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं ऐसे प्लांट्स बना सकती हूँ जो कि क्या हो, क्रॉप वेराइटी मतलब अच्छी मुझे यील्ड दें, ऐसे मैं प्लांट डेवलप कर सकती हूँ।
नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अब प्रोडक्शन के दौरान में उसमें क्या कर सकते हैं, उस वाले प्रोसेस के दौरान में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कुछ कुछ। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और लास्ट हमें क्या करना है, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसके लिए कुछ हम मैनेजमेंट टेक्निक बना सकते हैं। वो सब हम लोग, ये सब हम कब पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे और न्यू वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।